सखी सहेली। सखी सहेली। सभी सखियों सहेलियों को संगीता श्रीवास्तव और आकांक्षा सिंह का नमस्कार। नमस्कार आकांक्षा, बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। देखिए हमारे श्रोता हैं बिल्कुल इस वक्त, तो देखिए ठंड इतनी पड़ रही है, मुझे लगता है कि हो सकता है सोने के मूड में होंगे या सोच रहे होंगे चलो एक कप चाय पी लेते हैं। भाई संगीता जी, ये जो समय है ना, इस समय रेडियो के पास बैठ के जिन इलाकों में ठंड कुछ ज्यादा बढ़ गई है, रजाई में दुबक के हमारे कार्यक्रम का आनंद लिया जा रहा होगा। और चूंकि चाय का समय हुआ नहीं है, ये समय अभी तो 3 ही बज रहा है, ठंड में चलती है ना। कार्यक्रम की शुरुआत है। तो जल्दी से बता देते हैं कि ठंड के साथ या चाय के साथ और किन चीजों का आनंद होगा आज कार्यक्रम में। जी तो आज चूंकि ठंड की बात हो रही है, आपने शुरुआत ही ठंड से कर दी है, तो चलेंगे ठंडी जगह घूमने। गुलमर्ग। और मोबाइल जूस जैकिंग के बारे में बात करेंगे। हमारे कुछ श्रोताओं ने भी लिखा है, तो ये है तो अजीब सा शब्द, लेकिन आज जानेंगे कि क्या है मोबाइल जूस जैकिंग। साथ ही उन दिनों को याद करेंगे, या खास उस दिन को याद करेंगे कि जब हमारी जो चाबी है वो खो गई थी। और याद करते करते हम तो अपनी बात साझा करेंगे ही, श्रोताओं से भी जानना चाहेंगे कि क्या मतलब जब चाहे वो घर की चाबी हो या अलमारी की चाबी हो या किसी लॉकर की चाबी हो, खो गई थी, तब क्या किया? तो बताएंगे। हाँ बताएंगे, और ये भी बताएंगे कि भाई कब कब घूमी और क्या असावधानी भी कुछ हो जाती है ना आकांक्षा उसमें, कि जिस वजह से चाबी गुम गई भाई, तो वो भी जरूर बताएंगे। और आज है आकांक्षा विश्व एड्स दिवस। बिल्कुल संगीता जी, जैसे आपने कहा ना कि असावधानी भी हो जाती है, तो विश्व एड्स दिवस आज हम मना रहे हैं, और इस बारे में हम कह सकते हैं कि सावधानी ही सुरक्षा है। हर 1 दिसंबर को मनाया जाता है विश्व एड्स दिवस, जिसमें हर उम्र के लोगों में इस बीमारी के प्रति जागरूकता फैलाई जा सके। रेड रिबन जो होता है, HIV पॉजिटिव लोगों के साथ एकजुटता और एड्स के साथ जी रहे लोगों के लिए एक कह सकते हैं कि ये वैश्विक प्रतीक है, ये जो रेड रिबन है जी। वैसे एड्स जो नाम है, इस बीमारी का पूरा नाम है एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम, जो एक प्रकार के जो जीवाणु है जिसे HIV का नाम दिया है, यानी ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। यह किसी भी उम्र के लोगों में ये जो वायरस है अपना प्रभाव बना सकता है जी। और 1996 में HIV एड्स पर संयुक्त राष्ट्र वैश्विक स्तर पर इसका प्रचार प्रसार संयुक्त राष्ट्र ने शुरू किया, और 1997 में विश्व एड्स अभियान के तहत इसके रोकथाम, संचार और शिक्षा की तरफ कदम बढ़ाया, क्योंकि इसका प्रचार, इस संबंध में जानकारी देना, लोगों को जागरूक करने का एक अच्छा उपाय है। इसी वजह से 1998 के बाद से ही हर साल 1 दिसंबर को ये दिन मनाया जाता है। बिल्कुल, सरकारी, गैर सरकारी और अन्य जो संस्थाएं हैं इस पर हर तरह से काम करती हैं, जिससे इसके रोकथाम में मदद मिल सके। दवा के अलावा एक तरह से होता है ना कि मानसिक शांति और सकारात्मक सोच का होना बेहद ज़रूरी है जी। इन रोगियों के लिए, क्योंकि इस रोग से प्रभावित लोगों के लिए एक मानसिक रूप से उनको जो जितना संबल दिया जाए उतना उनके लिए अच्छा है जी। जागरूकता और जानकारी इससे बचाव का ही उपाय है। और हम ये कह सकते हैं कि ये जो एक गलतफहमी होती है ना कि ये छुआछूत की बीमारी है, जी नहीं, बिल्कुल नहीं, ये ऐसा नहीं है, ये छुआछूत की बीमारी नहीं है। कई कारणों से एड्स का फैलाव होता है, उसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। और जो इसके लक्षण कह सकते हैं, तो डॉक्टरों का भी कहना है कि कोई एक कहते हैं ना, एक प्रकार का कोई लक्षण नहीं है, लेकिन फिर भी अगर आपको ऐसा लगे कि आपके शरीर में कुछ बदलाव हो रहे हैं या आपको किसी तरह की तकलीफ है शरीर में, यानी आकांक्षा अप्राकृतिक बदलाव जिसको हम कह सकते हैं, कि बड़ी उलझन हो और किसी अजीब सी चीज को अगर आप देखें, मार्क करें, तो बिल्कुल। तो
तो थोड़ा सजग रहना ज़रूरी है और अच्छा ही रहता है अपने शरीर के प्रति हमेशा हमेशा सजग रहना। या आपको लगातार वज़न का गिरना, ऐसा भी होता है कि बदन में हमेशा दर्द रहे या नींद ना आए, तो अगर आपको इस तरह के कोई बदलाव अपने शरीर में दिख रहे हैं तो बिना समय गंवाए आप डॉक्टर से जांच करवाएं और उनकी सलाह लें। किसी भी रोग के लिए हम कहेंगे कि किसी भी रोग के लिए जितना जल्दी निदान उसका कहते हैं ना उसकी जानकारी मिलेगी, उतना ही सरल और उतना ही जल्दी उसका निदान हो पाएगा। हाँ, और रैशेस वगैरह जो होते हैं आकांक्षा, वो अमूमन तो होता है कि हो जाते हैं तो फिर ठीक हो जाते हैं, लेकिन कुछ ऐसी बात रहे कि भाई अगर रैशेस हुए हैं या पेट में कुछ समस्या है तो फिर वो ठीक नहीं हो रही है या उसको एक तरह से कह सकते हैं कि वो क्रॉनिक सी हो गई है, तो उस बारे में जरूर ध्यान दें कि भाई कोई अगर तकलीफ हो गई है तो वो ठीक क्यों नहीं हो रही है। कई बार ये होता है कि हम लोग अपनी दवाएं भी खाने लगते हैं कि भाई ये तकलीफ होगी ये तकलीफ होगी, लेकिन ये भी हो सकता है कि वो कुछ और हो, वो चीज कुछ और हो, तो उसे नजरअंदाज बिल्कुल ना करें। और जहाँ तक बचाव की बात है या बचाव के उपायों की बात है, तो हम फिर कहेंगे कि जानकारी ही बचाव है। अपने जीवन साथी के प्रति वफादार रहें, साथ ही अगर जरूरत पड़ती है, जैसे कभी होता है ना कि किसी कारणवश अगर खून चढ़ाना भी पड़े तो उस बाहर से जो शरीर में खून जा रहा है उसकी अच्छे से जांच कराना बेहद जरूरी है। और साथ ही छोटी छोटी चीजें हैं, जैसे उपयोग की गई जो सुइयां हैं या सिरिंज हैं, उनका पुनः इस्तेमाल करने से बचना चाहिए, क्योंकि ये भी इन्फेक्शन फैलने का एक कारण हो सकता है। बिल्कुल, संक्रमण होता है क्योंकि एक व्यक्ति को लगाई गई फिर वो दूसरे को लगाई गई, तो उस हिसाब से वो संक्रमण तेजी से एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक पहुंच सकता है। और दाढ़ी बनाते समय जो ब्लेड वगैरह का इस्तेमाल किया जाता है, यानी कि शेविंग ब्लेड्स जो होते हैं, अगर नाई के यहाँ आप जाते हैं तो फिर उसे जरूर बदलवा लें। देखिए, जो घर पे इस्तेमाल करते हैं वो लोग तो सावधानी से इस्तेमाल करते हैं, लेकिन जब अगर बाहर आप जा रहे हैं तो बड़ी सतर्कता बरतें। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि खुद सावधानी बरतनी बहुत जरूरी है। जब आप बाहर जाते हैं तो आप पूरी तरह से, या हम लोग पूरी तरह से एक कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं भाई सब हाथ से छूते हैं, कुछ है तो संक्रमण हो सकता है। जब घर की तरफ लौटें तो हाथ को अच्छी तरह से धोएं, यानी साफ सफाई का भी ख्याल रखना। बिल्कुल, ये हर चीज में लागू होता है कि साफ सफाई रखना बेहद जरूरी है जी। और कार्यक्रम की गति को आगे बढ़ाने के लिए संगीता जी, मेरे ख्याल से अब एक गीत जरूरी है। दिल बेकरार सा है, हमको खुमार सा है, जब से तुम्हें देखा सनम। दिल बेकरार सा है, हमको खुमार सा है, जब से तुम्हें देखा सनम। दिल बेकरार सा है। मौसम नशे में चूर है, कुछ पी के आई है घटा, बस कुछ न पूछो आज क्या पैगाम लाई है घटा। अब मन जाना प्यार क्या है, तेरी जुल्फों की कसम। दिल बेकरार सा है, हमको खुमार सा है, जब से तुम्हें देखा सनम। दिल बेकरार सा है।
कसम, दिल बेकरार सा है, हमको खुमार सा है, जब से तुम्हें देखा सनम, दिल बेकरार सा है। तो संगीता जी, दिल कुछ बेकरार सा हो जाता है जब हमारे हाथ में रखा मोबाइल ना हमें इशारा करने लगता है कि अब बैटरी खत्म होने वाली है, जल्दी से चार्ज करो, रिचार्ज करो मुझे, ताकि आगे का कार्यक्रम है ना चलता रहे। और ऐसे में सोचिए, अगर हम किसी लंबी यात्रा पर निकले हैं या फिर मतलब हमारे पास कोई ऐसा जरिया नहीं है कि जिससे मोबाइल चार्ज हो सके, और तभी हमें दिखता है कि मान लीजिए हम स्टेशन पर हैं, किसी बस स्टैंड पर हैं या फिर किसी दुकान के आगे खड़े हैं, तो वहाँ पे लिखा है कि भाई मोबाइल चार्जिंग पॉइंट यहाँ अवेलेबल है, इतने देर में आपका मोबाइल चार्ज करके दिया जाएगा। बस जान में जान आती है। लेकिन ये जो मोबाइल चार्ज मतलब मोबाइल को चार्ज करने के चक्कर में हम कहीं ना कहीं अपना जो कीमती मोबाइल जो डेटा है वो हैकर्स के हाथों सौंप रहे होते हैं। और इस बारे में कहते हैं ना, लोगों के बीच, खासकर आम जन के बीच जानकारी बेहद कम है। लोग जो आज देखिए आजकल कैसा है कि वैसे मौसम भी है तो सब लोग घूमने फिरने तो जा ही रहे हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जो चार्ज करने की बात है मोबाइल को, इस पर बहुत ज़्यादा लोग ध्यान नहीं देते। जैसा कि आपने बताया, जहाँ भी दिखा वहाँ अपने कॉर्ड को यूज़ करके और उसके बाद फिर मोबाइल चार्ज कर लेते हैं। ये बड़ा ख़तरनाक है। तो मोबाइल का जो डाटा होता है वो देखिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है। उसमें हमारे बैंक के अकाउंट्स हो सकते हैं, उसमें हमारे अपने पर्सनल डाटा होते हैं, उसमें सभी की जो पर्सनल चीजें होती हैं, कई तरह की डिटेल्स हो सकती हैं, खासकर देखिए बैंक से भी रिलेटेड। तो ये पूरी तरह से जो है दूसरे के हाथ चला जाता है, या ये कह सकते हैं कि जो अदृश्य व्यक्ति रहता है, दिखाई तो नहीं देता, कई बार चोरी हो जाती, लेकिन यहाँ तो व्यक्ति बिल्कुल अदृश्य होता है, लेकिन बिना दिखे ही, बिना कुछ छीने झपटे ही आप स्वेच्छा से बिल्कुल दे देते हैं कि भाई ये लीजिए जो है हमारा डाटा, आप ले लीजिए। कितना अच्छा नाम है, देखिए, मोबाइल जूस जैकिंग। नाम भी अच्छा है। उतना ही खतरनाक इसका मकसद है। और मोबाइल से डाटा चुराने का ये एक तरीका है। जो यूएसबी केबल के जरिए होता ही है कि आपके मोबाइल का सारा डाटा निकाल लिया जाता है। जो चार्जिंग पॉइंट्स होते हैं वहाँ पे ऑलरेडी जो उनका जो चार्जर लगा रहता है, पूरी सहूलियत दे देते हैं। बिल्कुल, जो पोर्ट लगा रहता है वो दरअसल यूएसबी एक केबल रहता है, जिसके जरिए आपके मोबाइल का डाटा चोरी किया जा सकता है। और आपके अकाउंट में भी सेंधमारी की जा सकती है, यानी आपके अकाउंट से जुड़े सारे डिटेल्स निकाले जा सकते हैं और उसका बिल्कुल और उसका डेटा भी लीक हो जाता है। तो छुट्टियों का जो प्लान कर रहे हैं वो इस बात से बहुत सतर्क रहें कि भाई जाना है। अच्छा, ये भी तो हो सकता है आकांक्षा कि थोड़ी थोड़ी देर में मोबाइल चार्ज करने की ज़रूरत पड़ती है, तो थोड़ा सा संयम बरत लें कि हाँ चलिए जो है ये सफ़र है और ये कहाँ चार्ज करेंगे, तो नहीं, उतना ज़्यादा जो हम लोग इस्तेमाल करते हैं मोबाइल को, उसमें भी थोड़ा सा अंकुश लगाना चाहिए कि जहाँ हम जा रहे हैं उसलिए हम थोड़ी सी अपनी बैटरी बचा कर रखें। या फिर उसका एक ये भी तरीका हो सकता है कि जो मोबाइल का जो अलग से चार्ज करने के जो पोर्टेबल चार्जर आते हैं, पोर्टेबल चार्जर डिस्क वगैरह होती है, उनको आप रखें और उस हिसाब से फिर चार्ज करें। अच्छा, यूएसबी कॉर्ड वगैरह जो होती हैं, जो इस्तेमाल की जाती हैं जगह जगह पर, उन्हें एक तरह से कह सकते हैं कि हिसाब से आप अपने चार्जिंग जो सिस्टम है उसको इस्तेमाल करें, अपना डाटा वगैरह दूसरे को ट्रांसफ़र हो जाते हैं। इस बारे में खुद भी सतर्क रहें और दूसरों को भी सतर्क रखें। तो ध्यान ये रखना है कि जो पब्लिक प्लेस होती है उस पे चार्जिंग अपना मोबाइल चार्ज करने से आपको हमेशा बचना चाहिए। अगर नौबत ये आ रही है कि आपको चार्ज करना बेहद ज़रूरी है, तो वो जो चार्जिंग वायर है ना, जो वो आप अपना इस्तेमाल करिए, न कि उनका। और हमारी एक सखी भी कह रही हैं कि जूस जैकिंग एक साइबर अटैक है जिसमें मोबाइल को यूएसबी मोड के जरिए चार्ज करने के लिए रखा जाता है और हमलावर द्वारा मोबाइल से संवेदनशील जानकारी निकालने की संभावना है। ये हमला तमाम सार्वजनिक जगहों के चार्जिंग पॉइंट्स पर साफ देखा जा सकता है, खासकर जैसे बस स्टॉप, रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट, होटल, सोशल गैदरिंग एरिया जैसे कई जगहों पर।
और आप अपने खुद के चार्जर या पावर बैंक के साथ में रखकर जूस जैकिंग से बच सकते हैं, जैसा कि अभी आपने बताया था। तो ये तो एक चीज हो गई कि किस तरह से डेटा निकाल लिए जाते हैं, लेकिन कभी कभी हम लोग अपनी बातें खुद ही नहीं बताते रहते हैं। जोर जोर से पता ही नहीं चलता कि कौन सुन रहा है कौन नहीं। बिल्कुल जोर से बताते हैं भाई यहाँ जा रहे हैं, ऐसे जा रहे हैं, वैसे जा रहे हैं, तो पता चला कि वो डाटा तो हम लोग स्वयं ही लीक करते हैं, स्वयं ही लीक कर रहे हैं। हाँ। तो मोबाइल पर बात करते समय भी इस बात का ध्यान रखें कि आप मोबाइल पर जिस व्यक्ति से बात कर रहे हैं आपकी बात सिर्फ उसी व्यक्ति को सुनाई दे, न कि आसपास के 10 लोगों को। और क्योंकि ठगी के कई तरीके हो सकते हैं। हाँ, और वो जो बहुत ऐसी बातें हैं कि जो नहीं बोली जानी चाहिए उस दरमियान, जब हम बहुत सारे लोगों के बीच में होते हैं, तो ऐसी बातों को बोलने से बिल्कुल भी बचना चाहिए। जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी जानकारी है उसे पब्लिक प्लेस पर इस तरह से आम ना करें तो ही अच्छा है। यानी कि बहुत ज़रूरी बात जो है उसको आप उस बात को ना करें, वो ज़्यादा अच्छा है। बिल्कुल। और ऐसे ही संगीता जी, जैसे चार्जिंग वाली बात अभी हम कर रहे हैं, हाँ। जूस जैकिंग की बात हो रही है, वैसे ही आजकल कई जगहों पर ना मुफ्त वाईफाई दिया जाता है। तो हमारे एक श्रोता कह भी रहे हैं कि मुफ्त वाईफाई के चक्कर में भी हम अपना कीमती डेटा जो है वो हैकर्स के सुपुर्द कर देते हैं। होता क्या है कि वाईफाई के लिए हमें अपने फोन के नेटवर्क को उनके नेटवर्क से कनेक्ट करना पड़ता है। और ये जो जब नेटवर्क कनेक्शन होता है तो इसमें डाटा ट्रांसफर के भी संभावना बढ़ जाती है। हाँ। तुम कम सिन हो, नादा हो, नाजुक हो, भोली हो। तुम कम सिन हो, नादा हो, नाजुक हो, भोली हो। सोचता हूँ मैं कि तुम्हें प्यार ना करूं, मैं तुम्हें प्यार ना करूं। तुम कम सिन हो, नादा हो, नाजुक हो, भोली हो। सोचता हूँ मैं कि तुम्हें प्यार ना करूं, मैं तुम्हें प्यार ना करूं। मदहोश अदा ये अल्लड़पन, बचपन तो अभी रूठा ही नहीं। एहसास है क्या और क्या है तड़प, इस सोच में दिल डूबा ही नहीं। एहसास है क्या और क्या है तड़प, इस सोच में दिल डूबा ही नहीं। तुम कम सिन हो, नादा हो, नाजुक हो, भोली हो। सोचता हूँ मैं कि तुम्हें प्यार ना करूं, मैं तुम्हें प्यार ना करूं। शिकवे करो ये बात हमें मंजूर नहीं। तुम तार गिनो और नींद उड़े, वो रात हमें मंजूर नहीं। तुम तार गिनो और नींद उड़े, वो रात हमें मंजूर नहीं। तुम कम सिन हो, नादा हो, नाजुक हो, भोली हो। सोचता हूँ मैं कि तुम्हें प्यार ना करूं, मैं तुम्हें प्यार ना करूं।
तो भाई संगीता जी, हम तो यही कहेंगे कि भोले और नादान मत बनिए। अपने मोबाइल का डाटा सुरक्षित रखना आपके ही हाथ में है। हाँ। जैसा कि हमारे एक श्रोता कह भी रहे हैं कि ट्रेन, एयरपोर्ट आदि से सफर करने के दौरान अक्सर हम मोबाइल फोन के डिस्चार्ज होने पर पब्लिक प्लेस पर मौजूद चार्जिंग सॉकेट से फोन चार्ज कर लेते हैं, लेकिन ये आदत आपको कई बार गंभीर नुकसान भी पहुंचा सकती है। पब्लिक प्लेस पर फोन चार्ज करने से कई बार ठग आपके फोन में बड़ी आसानी से घुस सकते हैं और आपके बैंक अकाउंट में भी चपत लगा सकते हैं। अब आप सोच रहे होंगे, मोबाइल चार्जिंग से भाई अकाउंट कैसे साफ हो सकता है? तो ऐसे कई सारे मामले सामने आ चुके हैं जहां पब्लिक प्लेस पर फोन चार्ज करने से लोगों को लाखों का नुकसान हो गया, और इसे जूस जैकिंग कहते हैं। देखिए, ये तो अपने डाटा की बात है, सतर्क तो रहना ही चाहिए। बहुत सारे इस तरह के ऐप हैं जिससे हम लोग सामने पैसे भी ट्रांसफर करते हैं या कुछ भी करते हैं, तो उसे भी थोड़ा सा संभालना चाहिए, क्योंकि उससे भी पूरा का पूरा जो आपका बैंक है वो भी साफ हो जाता है। तो मोबाइल से लेकर के या डाटा जो है किस तरह से लीक ना हो, इनके जितने भी अंदेशे हैं, जितनी भी कह सकते हैं कि एस्पेक्ट्स हैं, उस पर ध्यान देना बहुत बिल्कुल जरूरी है। और इस संदर्भ में बात हो ही रही है, तो इसी बात को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हुए इसमें ये भी हम जोड़ना चाहेंगे संगीता जी कि जो डाटा सुरक्षित रखने की बात है, तो जब हम कोई एक नया ऐप डाउनलोड करते हैं मोबाइल पे, आज कई तरह के एप्स एप्लीकेशंस आ गए हैं हर चीज के लिए। आपको एक नए एप्लीकेशन की जरूरत पड़ती है, और एप्लीकेशन यानी ऐप स्टोर में जाकर जब आप डाउनलोड करते हैं, तो डाउनलोड करने के पहले ही वो एप्लीकेशन की कहते हैं ना, उसकी सारी जानकारी वहाँ पे दी जाती है। और उसमें ये बाकायदा बताया जाता है कि ये एप्लीकेशन आपके फ़ोन से किस किस तरह की जानकारियाँ लेगा। तो उसे पढ़ना बेहद ज़रूरी है कि कई एप्लीकेशंस में ये ख़ास जानकारी ली जाती है कि आपके कॉन्टैक्ट नंबर का वो लोग एप्लीकेशन मतलब वो लेना चाहते हैं, साथ ही कई तरह के डिटेल्स वो मांगते हैं। तो ये यानी आपका कहने का मतलब ये हुआ कि जिस चीज के लिए हम लोगों ने ऐप को डाउनलोड किया है, तो उसके लिए जो जानकारियां मांगी जा रही हैं, जो उपयुक्त जानकारी है वो मांगी जाए तब तो ठीक है, लेकिन उसके अलावा भी बहुत सारी जानकारियां मांगी जाती हैं, उन पर सतर्क रहने की जरूरत है। और एक कह सकते हैं ना कि एक व्यक्ति जिसे इन सब चीजों की जानकारी नहीं है, उसे सिर्फ पता है कि हाँ, इस एप्लीकेशन को मुझे डाउनलोड करना है इस फला काम के लिए, अगर इन सब चीजों पर ध्यान न दे, तो आगे चलकर कई सारी व्यक्तिगत जानकारियां भी उस एप्लीकेशन के थ्रू हो सकता है हैकर्स के हाथों लग जाएं। तो अगर आप एक नया एप्लीकेशन डाउनलोड कर रहे हैं, तो ये देखिए कि वो कितना सही है, मतलब ऑथेंटिक है या नहीं है, और ज़रूरत नहीं है तो क्यों उस एप्लीकेशन को अपने मोबाइल फ़ोन पर डाउनलोड करना। ऐसे ही जब हम कहीं पे पेमेंट करते हैं, आजकल ऑनलाइन ख़रीदारी आम बात हो गई है, या कहीं दुकानों पर जाते हैं तो हम जैसे डिजिटल पेमेंट करते हैं, तो वहाँ पे वो आता है ना कि स्कैन के ज़रिए आपको पेमेंट करना है। तो आप कहाँ जाकर अपने मोबाइल से स्कैन कर रहे हैं, तो इस बात का थोड़ा ख्याल रखिए कि जब आप स्कैन करते हैं तो मतलब वो ऑथेंटिक है या नहीं है। कहीं ऐसा तो नहीं कि पेमेंट मतलब 5 रुपए का अगर आप सामान ले रहे हैं तो आपके अकाउंट से 5 की जगह 500 रुपए निकल जाए। और कई बार ऐसा हो भी जाता है। बिल्कुल। और कई तरह के कहते हैं ना, लोगों के साथ कई तरह के मामले सामने आ चुके हैं। हाँ। या हैकर्स द्वारा कभी कभी फेक कॉल्स भी आते हैं कि फलाना मतलब आपके अकाउंट का नंबर ये है और बंद हो जाएगा, है ना। इस तरह के कॉल्स भी आते हैं लोगों के पास। इनाम के लिए भी आते हैं कि आपके मोबाइल नंबर में इतना इनाम जीता है, तो इनाम जीता है तो वो इनाम मिलेगा। फिर कैसे? तो वो ऐसे मिलेगा कि जब आप पूरी डिटेल आप उनको दे देंगे, और वो भी ये भी बताते हैं कि भाई ये डिटेल जो है आप बिल्कुल आराम से साझा कीजिए, इस पर कोई डरिए मत। हाँ, ऐसा भी है, पूरी सावधानी है। इतनी विश्वसनीयता रहती है उनकी बातों में कि व्यक्ति एकदम आश्वस्त हो जाता है। और तो इनाम तो मिलता है, लेकिन हमें नहीं मिलता, अलग तरह का मिलता है। वो उन्हें मिलता है। तो इन छोटी छोटी चीजों का ध्यान रख के हम अपने कहते हैं ना, जो पर्सनल जानकारी है उन्हें बचा सकते हैं। और इस तरह के एक तरह से ये सारी चीजें साइबर क्राइम के अंतर्गत आती हैं, तो साइबर ठगी से हम बच सकते हैं। हाँ, बिल्कुल। चेहरे से हटाऊं कैसे, मैं निगाहें
हटाऊं कैसे, लुट गए होश तो फिर होश में आऊं कैसे, मैं निगाहें तेरे चेहरे से हटाऊं कैसे, मैं निगाहें। महकी हुई जुल्फों की घटा तेरी आँखों ने पिला दी तो मैं पीता ही गया। तौबा 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 तौबा, वो नशा है कि बताऊं कैसे, मैं निगाहें। शोख नजरें ये शरारत से न बाज़ाएंगी, कभी रूठेंगी कभी मिल के पलट जाएंगी, तुझसे निभ जाएगी तुझसे निभ जाएगी, मैं इनसे निभाऊं कैसे, मैं निगाहें तेरे चेहरे से हटाऊं कैसे, लुट गए होश तो फिर होश में आऊं कैसे, मैं निगाहें तेरे चेहरे से हटाऊं कैसे, मैं निगाहें। तो संगीता जी भाई, अगर आपने अपना मोबाइल चार्जिंग पर रखा है किसी बाहर जाकर किसी बाहर जगह पे, तो उस पर से निगाहें मत हटाइए वरना मोबाइल गायब हो जाएगा। हाँ, मोबाइल भी गायब हो जाएगा और डाटा भी गायब हो जाएगा, सब गायब हो जाएगा। लेकिन फिलहाल हम कहते हैं ना कुछ सेकंड्स के लिए गायब होंगे, क्योंकि अंतराल का समय हो गया है। बस यूं गए और यूं आए जी। देश की सुरीली धड़कन, विविध भारती राष्ट्रीय सेवा। आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सखी सहेली। तो संगीता जी, हाँ, घूमने चलते हैं। चलिए भाई स्टूडियो के बाहर तो जा नहीं सकते, हाँ। है ना, तो यहीं से बैठे बैठे चलेंगे। ठंड है ना, एहसास हो रहा है। तो ठंड की एहसास जहाँ पे होती है उसी जगह चल रहे हैं आज हम, गुलमर्ग। और स्टूडियो में बैठे बैठे ही ठंड का और बर्फ का आनंद लिया जाएगा। हाँ बिल्कुल। वैसे कभी जब ऐसा होता है ना कि मन सैर को निकलता है, तो अक्सर ही ऐसा होता है कि दूर कश्मीर की वादियों में चला जाता है, और हाँ। फिर तो बर्फ से ढकी सफेद पर्वत चोटियां हैं या दूधिया बर्फीले झरने हैं।
नीला साफ आसमान और देवदार के ऊंचे दरख्त, चिनार की ओर से झांकती सुनहरी सूरज की किरणें हैं और बेशकीमती फूलों के सुर्ख रंगीन नज़ारे, जहां वक्त भी चाहता होगा कि क्यों न थोड़ी देर यहीं ठहर जाए। क्योंकि जो कश्मीर है वो धरती का स्वर्ग कहा जाता है। कहते हैं ना कि अगर फिरदौस बर्रोए ज़मीं अस्तो हम ही अस्तो हम ही अस्तो हम ही अस्त, तो ऐसा ही है। बेशक कश्मीर धरती का स्वर्ग कहा जाता है, जिसके साए कब सवेरा हो जाए कब शामें ढल जाएं पता नहीं चलता। और उससे भी ताज्जुब ये है आकांक्षा कि वादी कश्मीर की आगोश में दूर दूर तक फैली खूबसूरत फ़ज़ाएं और यहाँ के शहर जो कहते हैं कि गुलदस्ते के फूल की तरह ताज़ा और खुशबूदार हैं। यानी कि एक एक शहर जो है वो कश्मीर का ले लें, जम्मू का ले लें, बहुत ही खूबसूरत है। तो एक गुलदस्ते में कहते हैं ना कि जैसे अच्छे अच्छे सुंदर सुंदर खुशबूदार रंगीन फूल हैं, उसी तरह से है। तो कश्मीर के इसी गुलदस्ते में से एक जो खूबसूरत शहर है उसका नाम है गुलमर्ग, जहां हर साल सैलानी खींचे चले आते हैं और इसकी सुंदर छवि को हमेशा हमेशा के लिए अपने दिल में बसा लेते हैं। वैसे कश्मीर का ये सुंदर जो हिल स्टेशन है पहले गौरीमर्ग के नाम से जाना जाता था, जिसे 16वीं शताब्दी में सुल्तान यूसुफ शाह द्वारा गुलमर्ग नाम दिया गया। गुलमर्ग यानी फूलों की वादी, लेकिन बर्फ से ढकी चोटियां और ढलान पर सुंदर मखमली घास के नज़ारे जो कई बार बॉलीवुड के कैमरों में भी कैद हुए हैं और स्क्रीन पर ही सही यानी पर्दे पर ही सही हमने गुलमर्ग की घाटियों का आनंद जरूर उठाया है। जी बिल्कुल। तो गुलमर्ग एशिया का सुंदरतम हिल स्कीइंग यहाँ पर कह सकते हैं कि पॉइंट भी है और ट्रैकिंग या और गोल्फ कोर्स जो होते हैं उनके लिए भी बड़ा प्रसिद्ध है। और शीतकाल में खेले जाने वाले खेलों के लिए ये जगह सुविधाजनक बनाई गई है। प्रकृति के आंचल में बसा गुलमर्ग नवंबर से फरवरी तक अपनी पूरी छटा के साथ सैलानियों के आकर्षण का केंद्र बना रहता है और यहाँ अलग अलग जगहें भी हैं जो सैलानियों को बड़ा आकर्षित करती हैं। बिल्कुल, कई जगहों पर आप घूम सकते हैं और कश्मीर की वादियों का आनंद उठा सकते हैं, लेकिन वो हम बताएंगे इस गीत के बाद। ये चांद का रोशन चेहरा, जुल्फों का रंग सुनहरा, ये झील सी नीली आंखें, कोई राज है इनमें गहरा। तारीफ करूं क्या उसकी जिसने तुम्हें बनाया। एक चीज कयामत भी है, लोगों से सुना करते थे, तुम्हें देख के मैंने माना, वो ठीक कहा करते थे, वो ठीक कहा करते थे। है चाल में तेरी जालिम कुछ ऐसी बला का जादू, 100 बार संभाला दिल को पर हो के रहा बेकाबू। तारीफ करूं क्या उसकी जिसने तुम्हें बनाया। सुबह किरण की लाली है रंग तेरे गालों का, हर शाम की चादर काली साया है तेरे बालों का। हर सुबह किरण की लाली है रंग तेरे गालों का, हर शाम की चादर काली साया है तेरे बालों का, साया है तेरे बालों
तू बल खाती एक नदिया, हर मौज तेरी अंगड़ाई, जो इन मौजों में डूबा उसने ही दुनिया पाई। तारीफ करूं क्या उसकी जिसने तुम्हें बनाया, 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 तारीफ करूं क्या उसकी जिसने। भाई प्रकृति के जो नज़ारे हैं ना संगीता जी, उनके कहने ही क्या, किसी तारीफ के शब्द कम पड़ जाएंगे। हाँ। और हम गुलमर्ग में जब आगे बढ़ेंगे तो वहाँ देखने के लिए फूलों की घास, ये कह सकते हैं कि ढलानों के साथ एक विशाल कप के आकार का घास का मैदान है और बेहद खूबसूरत। यहाँ ब्लू बैलेंस, डेजीज और अन्य अनगिनत फूलों की शोभा, जिनमें लेवेंडर भी है और साथ ही साथ गुलाब भी। व्हाइट क्रिसमस का जश्न और बर्फ उत्सव भी गुलमर्ग में मनाया जाता है। और खिलनमर्ग, गुलमर्ग के पास ये घाटी फूलों की प्रजातियों और पर्वत चोटियों, कहने का मतलब ये दो पर्वत चोटियाँ जो हैं नून और कुन, इनके लिए प्रसिद्ध हैं। हिमालय की सुंदर छटा यहाँ से देखी जा सकती है। गुलमर्ग की बर्फबारी का मजा लोग खूब उठाते हैं। यहाँ लोग टट्टू से भी आते हैं घूमने के लिए। महाराजा हरि सिंह की पत्नी द्वारा बनाया गया महारानी मंदिर भी बेहद खूबसूरत है, देखने लायक है। और फिर उसके बाद जो स्थल बायोस्फीयर रिजर्व कह सकते हैं, ये संरक्षित अभ्यारण्य श्रीनगर से 48 किलोमीटर की दूरी पर है। यहाँ देसी और विदेशी कई दुर्लभ प्रजातियों का निवास है। कस्तूरी मृग और हिम तेंदुआ तरह के अलग अलग जो प्रजातियां हैं जानवरों की, वो भी पाई जाती हैं। साथ ही हरवत पीक पे अगर जब आप जाएंगे तो क्या ये प्रमुख पर्यटन स्थल है गुलमर्ग का। भारत की सबसे लुभावनी जगहों में से ये एक है। पर्वतों पर सफेद बर्फ की चादर सूरज की किरणें पड़ते ही मोतियों सी चमकती हैं। यहाँ जो नवविवाहित जोड़े हैं खूब आते हैं। हाँ, स्ट्रॉबेरी घाटी ये गुलमर्ग का छुपा हुआ आकर्षण इसे कह सकते हैं, जिसे स्ट्रॉबेरी वैली भी कहते हैं। साथ ही 7 स्प्रिंग्स राजसी धारा ये मानी जाती है। यहाँ पानी की अलग अलग 7 धाराएं हैं। ये जलधारा गुलमर्ग और श्रीनगर दोनों जगहों की सुंदर घाटियों का दृश्य प्रस्तुत करती हैं। हाँ, यानी बांटती है। हाँ। चमन के फूल भी तुझको गुलाब कहते हैं, हमें नहीं है सभी, हमें नहीं है सभी लाजवाब कहते हैं। चमन के फूल भी तुझको आफताब कहते हैं, हमें नहीं, हमें नहीं है सभी लाजवाब कहते हैं। चमन के फूल भी तुझको आज तक देखी
आँखों में छलकती आँखें, संभल के पीना इसे सब शराब कहते हैं। हम ही नहीं है, हम ही नहीं, हम ही नहीं है सभी लाजवाब कहते हैं। चमन के फूल भी तुझको गुलाब कहते हैं। हम ही नहीं है सभी लाजवाब कहते हैं। नजर मिला के मेरे दिल की बात पहचानूं, सुना है चेहरे को दिल की किताब कहते हैं। चमन के फूल भी तुझको। आकांक्षा, हमारे एक श्रोता लिखते हैं कि गुलमर्ग जाने का कोई वैसे कार्यक्रम तो नहीं था, परिवार के साथ माता रानी के दर्शन हेतु फिर भी गए थे, पर बच्चों को बर्फ देखने का मन हुआ, उन्होंने जिद की और उस समय कश्मीर का माहौल अच्छा नहीं चल रहा था, बहुत ही कम पर्यटक जाते थे। फिर बच्चे लोगों ने थोड़ा गुस्सा जाहिर किया होगा, माँ के पास जाकर बैठ गए और पत्नी के कहने पर हिम्मत जुटाई और गुलमर्ग की ओर कूच कर गए। सही में बर्फ का पहाड़ बना हुआ था, वहाँ भीड़ देखकर जरा आश्चर्य हुआ। पता चला कि वहाँ कोई शूटिंग चल रही है फिल्म की, तो बहुत अच्छा लगा और आप सभी इन लोगों ने मिलकर वहाँ तस्वीरें भी जो अभिनेता अभिनेत्री थे उनके साथ खिंचवाए। अगर कहीं जन्नत है तो कश्मीर में है, ऐसा ये कहते हैं कि 3 दिन रुककर पूरी वादियों का मजा लिया। क्या बात है। एक सखी हमारी कह रही हैं कि गुलमर्ग देखा हुआ है, बेटा 11 महीने का था तब उसे लेकर माता के दर्शन करने गए थे, तब श्रीनगर चले गए थे, वहाँ रोप वे से जाते हैं। जी जी। मतलब इन्होंने आगे की भी यात्रा की है। और संगीता जी, जो कश्मीर की वादियों की खूबसूरती है, हाँ, उसे हम ही नहीं सभी लाजवाब कहते हैं। तो हम आज घूम रहे हैं गुलमर्ग। हाँ, आगे बढ़ते हैं, यात्रा आगे बढ़ाते हैं। हाँ, चिल्ड्रन पार्क है यहाँ पे, जो बच्चों की खुशियों में 4 चांद लगा देता है। वैसे ये पार्क बुजुर्गों को भी खूब भाता है। और गोंडोला लिफ्ट भी है समुद्र तल से। अगर इसकी ऊंचाई देखें तो 13,500 फीट ऊंचा केबल कार सिस्टम यहाँ पर है, जिस पर यात्रा बड़ी रोमांचकारी होती है। गोल्फ कोर्स भी है, दुनिया का सबसे ऊंचा ग्रीन गोल्फ कोर्स इसे कहते हैं। तंग मार्ग जो है ये बारामूला में स्थित है, जो हैंडीक्राफ्ट वस्तुओं के लिए प्रसिद्ध है। हाँ, कश्मीर तो वैसे भी इसके लिए बहुत प्रसिद्ध है। और अल्पाधर झील है जो बड़ी खूबसूरत है। चीड़ और देवदार के पेड़ों से घिरी ये झील अफरवाद चोटी के नीचे स्थित है कहते हैं, और यहाँ का पानी जून महीने की शुरुआत तक बर्फ बना रहता है, यानी कितने लंबे समय तक बर्फ बना रहता है, गर्मियों में भी। और जो फिरोजपुर गांव है वो यहाँ का बेहद खूबसूरत गांव है। हाँ। ठंड के मौसम में यहाँ का जो नज़ारा है बेहद शानदार होता है। हाँ, बहुत सुंदर होता है। जी जी। गुलमर्ग से ये लगभग 1 घंटा 46 मिनट की दूरी पर डल लेक स्थित है। हाँ, तो अगर वहाँ जाएंगे तो वहाँ भी जा सकते हैं। बिल्कुल, बहुत सुंदर जगह है। और ख़रीदने की तो बहुत अलग अलग वस्तुएं हैं। शॉल, जिसमें कि पश्मीने के शॉल अगर आप लेते हैं तो बड़े खूबसूरत होते हैं। स्वेटर भी ले सकते हैं, हैंडीक्राफ्ट की चीज़ें भी ले सकते हैं। ख़ासकर जो अखरोट की लकड़ी होती है उसकी चीज़ें बहुत सुंदर मिलती हैं, यानी हैंडीक्राफ्ट्स। सेब है, केसर है, ड्राई फ्रूट्स हैं, ये सब चीज़ें, पोशाकें, जेवर और अलग अलग वस्तुएं हैं अपनी अपनी पसंद की, वहाँ से ख़रीद सकते हैं। बिल्कुल। और गुलमर्ग पहुंचने के लिए जो सबसे नज़दीकी हवाई अड्डा है वो है श्रीनगर, जो गुलमर्ग से लगभग 56 किलोमीटर की दूरी पर है। और फिर गुलमर्ग है वो मतलब रोड मार्ग द्वारा कहते हैं ना, उसकी पहुंच है। तो अगर आप ट्रेन से जाना चाहते हैं तो नज़दीकी रेलवे स्टेशन जम्मू तक आपको ट्रेन से जाना पड़ेगा, फिर आगे की यात्रा आप बस से या प्राइवेट व्हीकल से कर सकते हैं। हाँ, तो आप जाएं ज़रूर और गुलमर्ग का मज़ा लें। कुछ एक जगह और भी हैं, जैसे निशात बाग है, शालीमार है, वहाँ भी जाएं तो बड़ा खूबसूरत है, क्योंकि ये बड़े आस पास हैं जी, तो वहाँ जाया जा सकता है।
पास बैठो तबीयत बहल जाएगी, मौत भी आ गई हो तो टल जाएगी। पास बैठो तबीयत बहल जाएगी, मौत भी आ गई हो तो टल जाएगी। धार काजल की तुम और तीखी करो, मांग होठों की मीठी हंसी से भरो। जिंदगी झूमने पर मचल जाएगी, मौत भी आ गई हो तो टल जाएगी। पास बैठो तबीयत बहल जाएगी, मौत भी आ गई हो तो टल जाएगी। काली घटा गोरे गालों से गेसू हटा दो जरा, इस अंधेरे में एक शम्मा जल जाएगी। मौत भी आ गई हो तो टल जाएगी। पास बैठो तबीयत बहल जाएगी, मौत भी आ गई हो तो टल जाएगी। गम ने छेड़ा हमें, तुम न छेड़ा करो। जो तुम्हारे हैं उनसे न पर्दा करो। मुस्कुरा दो तमन्ना निकल जाएगी, मौत भी आ गई हो तो टल जाएगी। पास बैठो तबीयत बहल जाएगी, मौत भी आ गई हो तो टल जाएगी। तो जाना ज़रूरी है, और कश्मीर की जो खूबसूरत वादियाँ हैं, ख़ासकर गुलमर्ग की वादियाँ, बैठना वहाँ ज़रूरी है। हाँ, और संगीता जी सबसे ज़्यादा ज़रूरी है ना, हाँ, कि जब चाबी संभाल के जाएं। जब घर से बाहर निकलें तो घर की जो चाबी है, हाँ, या अलमारी की चाबी है, वो सुरक्षित रखें और ऐसा रखें कि आपको याद रहे कि हाँ, यहाँ हमने चाबियाँ रखी हैं। हाँ। कई बार ऐसा होता है कि बहुत जल्दी में हम घर से बाहर निकलते हैं और ताला लगाया और दौड़ते हुए अपने काम के लिए निकल पड़े, और उस अफरा तफरी में चाबी डाली हमने भले अपने बैग में होती है, लेकिन ये ध्यान नहीं आता कि भाई चाबी गई तो गई कहाँ, और अचानक से जरूरत पड़ने पर चाबी मिलती भी नहीं। और तालों की भी तो देखिए कितनी बदला बदली हो चुकी है। लैच लॉक सिस्टम वाले ताले हैं, हाँ, वो ताले हैं। अब कई बार तो ऐसा होता है कि भाई चाबी की परेशानी हो रही, तो चलिए ताला है तो आराम से टूट गया या कुछ हो गया, या किसी को बुलवा लिया, तोड़वा लिया, या खुद ही एक ईंट उठा दी या कुछ उठा दिया, वो हो गया ठीक। लेकिन लैच लॉक का क्या किया जाए, वो तो पूरी तरह से बंद हो जाता है, तो इसमें बड़ी मशक्कत करनी पड़ती है। बिल्कुल भाई, ईंट उठाने की नौबत ना आए, चाबियां संभाल के रखिए। हाँ। जैसे हमारी एक सखी कह रही हैं कि चाबी मेरी बहुत खोती है क्योंकि मैं बहुत भुलक्कड़ हूँ। एक बार तो मुझे फ्रिज में मिली, बहुत खोज कर थक गए, सोचा छोड़ो चाय बना लें,
लो जी दूध लेने गई तो चाबी मिल गई, यानी चाबी फ्रिज में रख के ये भूल गई थी। हाँ। और ये जो लैच लॉक वाली बात कही ना आपने संगीता जी, अक्सर थोड़ा भी हवा आई, दरवाजा बंद हो धकेल गया। के बंद हो गया। और ऐसे में अगर आप किसी काम से समझिए बाहर सफाई करने के लिए या पेपर उठाने के लिए या किसी और काम से आपने बाहर कदम रखा है और हवा से दरवाजा बंद हो गया तो मुसीबत बढ़ गई, क्योंकि ये जो लैच लॉक वाले जो ताले रहते हैं ना, ये इनकी अगर चाबी नहीं रहती तो ये बिना कारीगर के खुल भी नहीं सकते। हाँ, फिर हम ही लोगों को बाहर रहना पड़ता तो है। ऐसे में ये किया जा सकता है कि जो आपके विश्वसनीय जो पड़ोसी हैं उनके पास आप चाबी का एक गुच्छा, घर की जो चाबी है उसका एक दे के रख सकते हैं। हाँ, जो डुप्लीकेट चाबी होती हाँ है। जी बिल्कुल, क्योंकि आपको पता है कि भाई आप किसको दे सकते हैं, तो वहाँ आप अगर रख करके जाएंगे तो कम से कम इतना तो है कि लौटेंगे तो चाबी मिल जाएगी। अच्छा, एक हमारे श्रोता ने लिखा है कि पहले के ज़माने में चाबी न खो जाए इसलिए कमर बंद गले की माला में चाबियाँ लटकाई जाती थी। अभी एक आध गाँव में लोग मिल जाते हैं जो चाबियाँ जो हैं वो संभाल कर रखते हैं। वैसे भी चाबियों की जब बात आई है तो देखिए चाबी के गुच्छे भी आया करते थे, बिल्कुल, जिसमें लोग काम खत्म हो गया उसके बाद उसको लगा दिए, क्योंकि बड़े घरों में तो बहुत सारी चाबियां होंगी भाई, तो जिनकी जरूरत है उन्हें आराम से लिया जा सके और बाहर की चाबी एक रहे, तो बाकी जो जगहों की चाबियां हैं वो खोती नहीं थी, गुमती नहीं थी। और चाबियों की बात हो रही है तो हमारे एक श्रोता ने बेहद अच्छी जानकारी साझा की है। अच्छा। और बेहद जरूरी भी है। घर में हर तरह की चाबी होती है, अलमारी की, स्कूटर, कार की वगैरह वगैरह। कोई भी चाबी खो जाए तो परेशानी होती है, फिर भी सस्ते में जान छूट जाती है। लेकिन एक चाबी ऐसी भी है जो सभी के घर में होती जरूर है, पर उसकी हिफाजत के बारे में अधिकांश लोग जानकारी नहीं रखते। वो चाबी है बैंक के लॉकर की चाबी। इसी चाबी से संबंधित जानकारी ये देना चाहते हैं एक रिटायर्ड बैंकर होने के नाते। बैंक लॉकर की चाबी पर लॉकर नंबर नहीं लिखा होता है, इसलिए याद के लिए किसी कागज पर नंबर लिखकर चाबी का छल्ला बना लें। लोहे की अलमारी में, छोटी तिजोरी में, किसी जेवर की खाली डिब्बे में इसे संभाल कर रखें। यदि यह चाबी खो जाए तो बैंक से डुप्लीकेट चाबी बिल्कुल नहीं मिलेगी, क्योंकि लॉकर की एक ही चाबी होती है जो सिर्फ ग्राहक के पास होती है। काफी कोशिश के बाद भी नहीं मिलती है तब बैंक में जाकर सूचित करें ताकि बैंक नोटिंग कर ले। बैंक लॉकर तोड़ने के लिए संबंधित कंपनी के प्रतिनिधि को सूचित करेगी। तत्पश्चात एक नियत दिन आप बैंक जाकर कंपनी के टेक्नीशियन और बैंक अधिकारी के समक्ष लॉकर तोड़वाने की कार्रवाई करवाएंगे और अपना सोना चांदी या कागज पत्र जो भी सामान है ठीक से एकत्र कर आपको घर लाना पड़ेगा। और बैंक तुरंत आपको दूसरा लॉकर नहीं दे पाएगा। आपके टूटे लॉकर को कंपनी से ठीक होकर आने में कुछ समय लगेगा। ठीक होकर आने के बाद ही आपको आपका लॉकर मिल सकता है। और सबसे ज़रूरी बात, लॉकर तोड़ने का समस्त जो खर्चा है टैक्स के साथ लॉकर के धारक को बैंक के पास एडवांस जमा कराना होता है, जो कम से कम 4 या 5 हज़ार रुपये या ज़्यादा भी हो सकता है। तो इसीलिए चाबी कोई भी हो संभाल कर रखना बेहद जरूरी है। तो क्योंकि ये लंबा प्रोसेस है। और वैसे भी देखिए आकांक्षा, पहली बात तो इनका बहुत बहुत धन्यवाद, इन्होंने इतनी ज़रूरी जानकारी हमसे साझा की। और देखिए जो चाबी होती है वो तो बहुत ज़रूरी होती है। तो चाबी कोई भी हो, उसे अगर लैच लॉक भी बंद हो गया या कुछ भी है, तो जिस तरह से इन्होंने बताया कि बैंक में इतनी दिक्कत होती है, घर से भी आप कहीं से चले आ रहे हैं, वहाँ आपका घर लॉक हो गया, तो फिर ये होता है कि भाई चाबी वाले को बुलाने के लिए जाया जाए, फिर वहाँ भी खर्च होता है। आप उसको ले करके आइए, वो व्यक्ति वहाँ है कि नहीं है, या फिर वो खाना खाने चला गया है या शाम को जल्दी बंद करके चला गया है, उस समय ना मिले तो हाँ पूरी तरह से कह सकते हैं कि परेशानी हो जाती है। तो चाबियों को लेकर के सतर्क रहना बहुत जरूरी है। की मोहब्बत में सब कुछ भुला के कोई चीज पाई है, दिल को गंवा के। किसी की मोहब्बत में सब कुछ भुला के कोई चीज पाई है, दिल को गंवा के। किसी की मोहब्बत में सब कुछ भुला के बड़ी चोट खाई है, दुनिया लुटा के। किसी की मोहब्बत में
बातें, कभी हम कहेंगे उनसे कुछ दिल की बातें, कभी मिलके गाएंगे तराने वफा के। किसी की मोहब्बत में सब कुछ भुला के कोई चीज पाई है दिल को गंवा के। किसी की मोहब्बत में किसी की मोहब्बत में सब कुछ भुला के बड़ी चोट खाई है दुनिया लुटा के। किसी की मोहब्बत में सब कुछ भुला के कोई चीज पाई है दिल को गंवा के। तो भाई चाबी खो जाने पर आपके दिल का चैन सुकून न खो जाए, इसका खास ख्याल रखिए। और हम इस बात का ख्याल रख रहे हैं कि कार्यक्रम से विदा लेते हैं। सभी को आकांक्षा सिंह और संगीता श्रीवास्तव का नमस्कार। नमस्कार। सखी सहेली।